नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, माफी चाहेंगे, काफी लंबे समय से आपको कोई वीडियो नहीं मिल पाई क्योंकि इसी बीच में कुछ समस्याएं थी हमारे सामने, जिसकी वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। लेकिन आगे से आपको निरंतर वीडियो मिलती रहेंगी। साथियों, हर रोज की तरह इस बार भी हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। नया टॉपिक क्या है कि आज हम सेलों के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या होती है। देखिए साथियों, सेल या चट्टान, हम सेलों को चट्टानों के नाम से भी जानते हैं या इंग्लिश में कहें तो रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी सोचा कि ये चट्टानें, सेल या रॉक्स, हम जो इनके नाम ले रहे हैं, ये होती कैसी हैं? तो साथियों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि हम अपने घर में, अपने आसपास सिलबट्टे का प्रयोग करते हैं, अपने घर में प्रयोग करते हैं, जिसमें हम मिर्च वगैरह पीसते हैं, मसाले पीसते हैं। वो एक जो सिलबट्टा होता है वो पत्थर का बना होता है और पत्थर को ही हम सेल के रूप में देखते हैं। साथियों, आटा पीसने के लिए हम चक्की के पास जाते हैं, चक्की वाले के यहाँ जाते हैं, लेकिन वो चक्की जो बनी हुई होती है वो भी हमारी सेल की ही बनी हुई होती है। तो साथियों, कभी आपने सोचा कि ये जो सेल है या जो पत्थर है, ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो साथियों, पृथ्वी सतह या तल का निर्माण करने वाली रचना को चट्टान कहा जाता है। चट्टान या सेल शब्द का प्रयोग कठोर वस्तु के लिए किया जाता है। अब साथियों, एक बात बताइए कि जो कठोर वस्तु होती है वो क्या होती है? तो साथियों, कठोर वस्तु के रूप में हम कहें पत्थर की तरह जो कठोर होती है वो कठोर वस्तु होती है, या हम कहें कोमल वस्तु की तरह, तो कोमल वस्तु क्या होती है? जैसे हमारे एग्जाम्पल होता है रेत। तो रेत हमारा एक कोमल रूप के कोमल चट्टान के रूप में होता है। और हम कहें कि मिट्टी, तो मिट्टी भी हमारी एक कोमल चट्टान के रूप में होती है। तो साथियों, ये सब चीजें क्या है? ये सब हमारे खनिजों से निर्माण होता है। खनिज इसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि चट्टानें जितनी भी है वो हमारी खनिजों से बनी हुई होती है। खनिज क्या होते हैं? जैसे हम कहें खनिज खानों से निकले हुआ, या हम कहें मिट्टी, मिट्टी के अंदर खनिज पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है मिट्टी के अंदर, आपको नाइट्रोजन पाया जाता है और कई सारे ऑक्सीजन पाई जाती है, सिलिकॉन इसके अंदर पाई जाती है। तो ये सब क्या है? ये हमारे खनिजों के रूप में होते हैं। तो साथियों, जब हम चट्टानों को पढ़ते हैं तो चट्टानों को या सेलों को उनके निर्माण के आधार पर, उनकी उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आगिन्य सेल, दूसरा अवसादी सेल और तीसरा रूपांतरित सेल। ये 3 प्रकार की सेलें होती हैं। इन 3 प्रकार की सेलें रचना विधि या उत्पत्ति के आधार पर या समय के आधार पर, तीनों का अलग अलग समय है, अलग अलग इनका उत्पत्ति हुई और अलग अलग तरीके इनके निर्माण हुआ। तो साथियों, इन्हें हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो साथियों, जो आग्नेय चट्टानों की अगर हम बात करते हैं तो आग्नेय चट्टान जो हमारी इग्निस शब्द से बनी है। इग्निस, इग्निस जो का जो अर्थ होता है वो आग होता है, और आग या अग्नि। अब साथियों, हम कहें कि जो आग्नेय चट्टानें हैं वो आग या अग्नि से कैसे बनी? तो साथियों, जो आग या अग्नि का एक छोटा सा ही एग्जांपल है ज्वालामुखी क्रिया। कहीं ना कहीं प्राचीन काल में, आज से कई हजार साल पहले या कई करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी क्रिया का आरंभ हुआ होगा। तो ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हमारी आग्नेय चट्टानें बनी। लेकिन साथियों, ये आग्नेय चट्टान जो ज्वालामुखी क्रिया हुई वो कब हुई होगी? तो मैं बता देता हूं आपको कि जब हमारी पृथ्वी का
उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी एक आग के गोले के समान, आग का गोला, आग के गोले के समान तप्त अवस्था में थी, तरल अवस्था में, तरल या तप्त अवस्था में थी। तो ये तप्त अवस्था या तरल अवस्था आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो इसका जो तल था वो बहुत तप्त अवस्था में था, जैसे कहें कि गेंद का गोला बिल्कुल एकदम किसी भट्टी में डाल दिया और भट्टी से निकाला गया तो बिल्कुल लाल मिलता है हमें। तो ये जब ये गोला आग का गोला था तो गर्म था, तो ये धीरे धीरे इसके ऊपर हिमयुग आए, हिमयुग आए तो इसका जो तल था वो ठंडा हुआ। जब पृथ्वी का तल ठंडा हुआ हिमयुग के आधार पर, 4 हिमयुग आए, उन हिमयुगों के आधार पर हमारी जो पृथ्वी है उसका तल तो ठंडा हो गया। लेकिन जब हम आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो आंतरिक संरचना आज भी गर्म है, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में हमने बताया आपको कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस तरीके से क्रियाशील रहती है, तो वो मैंने आपको बता दिया था, उसे आप देख रहे हैं इससे पहले वीडियो को भी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो वही मैं आंतरिक संरचना को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि पृथ्वी के अंदर आज भी गर्म अवस्था पाई जाती है, या यह कहें कि पृथ्वी आज भी अंदर से आंतरिक संरचना से आज भी गर्म है। तो साथियों जब ये गर्म है तो यहां गैसों का निर्माण होता होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई चीज अंदर से गर्म हो रही है तो उसके अंदर गैस जरूर बनती होगी। दूसरा, ये तप्त अवस्था में भी हो सकती है, क्योंकि मैंने 3 अवस्थाएं बताई थी पृथ्वी की 3 अवस्थाएं, जिसे हम भूपर्पटी कह सकते हैं, क्रस्ट कह सकते हैं, क्रस्ट, दूसरा मेंटल, और तीसरा मैंने आपको बताया था क्रोड या नीफे, जो हमारा बिल्कुल तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था में। तो यहां से ऊष्मा उन्हें मिलती है और ऊष्मा मिलने के बाद वो गैसों के रूप में परिवर्तित होती है, और गैसों के द्वारा जो भी आसपास का क्षेत्र होता है इसका, जो इसके जो धात्विक शैलें पाई जाती हैं वो सब पिघल करके ज्वालामुखी के रूप में आ जाती है, और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये बाहर आ जाती है। एक तरह से ये वाल का काम करता है, पृथ्वी के वाल के रूप में काम करता है, क्योंकि साथियों हमारे भी रोए उठे हुए होते हैं। जब गर्मी ज्यादा लगती है हमें तो यहां से हमारे पसीने निकल करके बाहर आ जाते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो तरल अवस्था में होते हैं, लेकिन अंदर जो ऊष्मा होती है वो गर्मी के रूप में होती है। तो सेम ज्वालामुखी क्रिया भी इसी तरीके से पृथ्वी की एक वाल का काम करती है, एक छिद्र का काम करती है, अंदर की ऊष्मा को बाहर निकालने का काम करती है, जो हमारी आग्नेय चट्टान के रूप में होता है। नेक्स्ट, तो आग्नेय शैल का निर्माण हुआ ज्वालामुखी क्रिया से, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे प्राथमिक शैल भी को कहते हैं। इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, क्योंकि ये आग से निर्मित है, प्राथमिक शैल है। इसके अंदर हम ग्रेनाइट इसका उदाहरण होता है, ग्रेनाइट इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है। इसके अंदर हम बेसाल्ट की भी कह सकते हैं, बेसाल्ट, ये हमारी रवेदार चट्टानें होती है, आगे भी हम इसे पढ़ेंगे, रवेदार चट्टान, या हम इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारी चट्टानें होती हैं ये हमारी सबसे प्राचीन चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अवसादी शैल की। तो अवसादी शैल हमारी क्या होती है? अवसादी शैलों का जो निर्माण होता है वो अवसाद से होता है। अवसाद
मतलब टूट फूट वाली क्रिया, या यूं कहें कि परत, मिट्टी की जो परत, मिट्टी जो टूट जाती है या पत्थर टूट जाते हैं या हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो गिर जाते हैं, टूट करके गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो वो क्या है कि वो मिट्टी उन्हें दबा देती है और उनके ऊपर परत 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 बनती चली जाती है। इस तरीके से ये परत बनती चली जाती है। इसके अंदर मोटे कण, बारीक कण, पेड़ पौधे, मिट्टी, इस तरीके से ये अलग अलग रूप में ये सेलें हमारी हो जाती हैं। और ये हमारी जो सेलें होती हैं ये हमारी परतदार चट्टान के रूप में भी कही जाती है, परतदार। अब साथियों, जो ये अवसाद आए ये कहां से आए? तो साथियों, जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानों में जिसे हम ग्रेनाइट बोलते हैं, ग्रेनाइट की चट्टानें, इनका विखंडन हुआ, इन चट्टानों का विखंडन हुआ और विखंडन होने के बाद ये टूट करके बिखर गई और बिखरने के बाद इनके ऊपर मलबा गिर गया। तो ये अवसाद के रूप में ये नीचे दबती चली गई और काफी लंबे समय के बाद ये समझिए कि कई हजार साल तक ये ऐसी दबी रही और जब ये निकल के आई तो ये अवसाद के रूप में ये चट्टानें निकल कर गई, अवसादी चट्टानें। ये कठोर भी होती है और मुलायम भी होती है, दोनों प्रकार की चट्टानें होती हैं, क्योंकि ये पानी के माध्यम से, अगर पानी इनके संपर्क में आता है तो बिल्कुल मुलायम हो जाती है और पानी इनसे दूर चला जाता है तो ये कठोर चट्टानें हो जाती है। जैसे कि अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ये हमारी परतदार चट्टानें हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, रूपांतरित सेल। तो रूपांतरित सेल जो होती है हमारी, रूपांतरित सेल हमारी दो रूपों में बन करके आती है। नंबर एक होता है आग्नेय सेल, आग्नेय सेल के अवशेष। दूसरा होता है अवसादी सेल के रूपांतरित सेल आग्नेय सेल के अवशेष से बनी हुई होती है और अवसादी सेल के अवशेषों से बनी होती है। तो कैसे बनती है कि जब आग्नेय सेल टूट करके बिखर जाती है और बिखरने के बाद इनका रूप बदल जाता है, जैसे ग्रेनाइट की जो चट्टानें होती है, ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट की जो चट्टानें होती है वो निस में बदल जाती है, निस की चट्टानें, क्योंकि निस हमारा रूपांतरित सेल का उदाहरण है और ग्रेनाइट हमारा आग्नेय सेल का। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि बालू का पत्थर, ये बालू का जो पत्थर है वो हमारा संगमरमर में बदल जाता है, संगमरमर। तो ये संगमरमर जो होता है ये हमारा रूपांतरित सेल का उदाहरण होता है। लेकिन साथियों, ये रूपांतरित सेल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें रूप परिवर्तन हो जाता है, किसी भी सेल का रूप परिवर्तन हो जाता है, इसका कायांतरित हो जाती है। तो ये चट्टानें हमारी रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। और ये जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं ये बड़ी कठोर चट्टानें होती हैं, कठोर, ये मुलायम नहीं होती है, क्योंकि हमने देखा संगमरमर या निस, ये दोनों क्या है, ये कठोर चट्टानों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन साथियों, इसके साथ ही हम बताएंगे कि आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है, अवसादी चट्टानें कितने प्रकार की होती है और रूपांतरित चट्टानें कितने प्रकार की होती है, ये भी हम आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम लेते हैं आग्नेय सेल। साथियों, आग्नेय सेल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है अंतर्वेदी आग्नेय सेल और दूसरी होती है बहिर्वेदी आग्नेय सेल।
अंतर्वेदी आग्नेय शैल को भी हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1, पातालीय आग्नेय शैल और दूसरी होती है मध्यवर्ती आग्नेय शैल। इसी के साथ ही अगर बहिर्वेदी की बात करें तो बहिर्वेदी आग्नेय शैल दो भागों में बांटी जाती है। नंबर 1 होता है अम्ल आग्नेय चट्टान और दूसरा होता है क्षारीय या पैठिक आग्नेय शैल। अब साथियों हमने इन्हें जो अंतर्वेदी और बहिर्वेदी आग्नेय शैलों के रूप में हमने आग्नेय शैल को पढ़ा, तो अंतर्वेदी आग्नेय शैल हमारी कौन सी होती हैं और बहिर्वेदी आग्नेय शैल हमारी कौन सी होती हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। तो साथियों अंतर्वेदी के अंतर्गत हम देखते हैं अंतर्वेदी जो शैलें होती हैं, भूगोल के अंतर्गत जो अंतर्वेदी शैलें होती हैं वो पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से में या सबसे गहराई वाले हिस्से में ये चट्टानें पाई जाती हैं। जो सबसे गहरा हिस्सा होता है पृथ्वी का, वहां पर ये चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि ये जो अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं, अंतर मतलब अंदर वेदी, वेद करके अंदर चली गई ये चट्टानें, पृथ्वी के अंदर चली गई ये चट्टानें, तो इन्हें हम अंतर्वेदी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के बिल्कुल गहरे हिस्से में ये चट्टानें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनका नाम रखा अंतर्वेदी। और इसी के साथ साथ दूसरा आता है पातालीय चट्टानें, जो पाताल। अब हम साथियों बात करते हैं, तुझे पाताल में उतार दूंगा, एक चाटा मार करके तुझे पाताल में उतार दूंगा, या भगवान शिव का जो स्थान है वो त्रिलोकनाथी होते हैं, उन्हें 3 लोक का ज्ञान होता है, कहते हैं एक तो इस वाले लोक का, एक उस वाले लोक का और एक पाताल लोक का। तो साथियों जब पाताल नाम आता है तो पाताल भी तो अपने आप में एक स्थान है। ये जो पाताल आया है, पाताल कहां पर पाया जाएगा? वो पृथ्वी के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर नहीं, हम बाहर रहते हैं, इस तल पर रहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे हमने 3 भागों में बांटा था, जो इसे हम भूपर्पटी के नाम से जानते थे, भूपर्पटी, और इसे हम पृथ्वी का मध्य भाग या इसे हम भू मंडल के नाम से जानते थे, और इसे क्रस्ट या क्रोड के नाम से इसे जानते थे। तो ये जो हमारा जो पृथ्वी का भूपर्पटी है, हम यहाँ पर रहते हैं, और जो लावा निकलता है यहां से निकलता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो भूमंडल है या जो आपका मध्यमंडल, जिसे हम पृथ्वी के मध्य भाग को कहते हैं, तो यहां से ये लावा निकलता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये चला जाता है। तो यहां से निकल करके लावा जब आंतरिक भाग में चला जाता है तो इसी को हम पाताल कहते हैं साथियों। तो पाताल का समझ में आया कि यहाँ हम पातालीय आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, आग्नेय, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान या शैल भी कहा जाता है। तो साथियों जो आग्नेय शैल है वो हमारी प्राथमिक शैलें भी होती है। साथियों इसी के साथ एक चीज और मैं बता देता हूं, जो आग्नेय या पातालीय चट्टानें होती हैं या प्राथमिक चट्टानें होती हैं, वो चट्टानें हमारी, क्योंकि जो लावा निकलता है वो
तेजी से ठंडा नहीं होता, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इसके अंदर ये रवे भी बन जाते हैं, तो इसलिए इसे रवेदार चट्टान भी कहा जाता है। कौन सी चट्टान? रवेदार चट्टान। तो रवेदार चट्टानों का भी हमें पता चला कि रवेदार जो चट्टानें होती है वो रवेदार चट्टानें हमारी कौन सी होती हैं, ये भी हमें जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि जो पातालीय चट्टानें होती हैं वो हमारी रवेदार चट्टानें भी होती हैं। तो साथियों इसके अंदर रवे भी पाए जाते हैं। दूसरी बात, जो प्राथमिक चट्टानें होती हैं या जो पातालीय चट्टानें होती हैं, इनके अंदर जीवाश्मों की कमी होती है। क्यों? क्योंकि जीवाश्म इसके अंदर आ ही नहीं सकते, जीवों के अस्म इसके अंदर पाए नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये अग्नि से प्राप्त सेल होती है। अग्नि मतलब आग से उत्पन्न ये सेल होती है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो सबसे पहले जो क्रिया होती है उसके द्वारा ये सेलें प्राप्त होती हैं। तो इसके अंदर खनिज पदार्थ तो पाए जा सकते हैं, लेकिन जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो ये चट्टानें क्या होती है हमारी? ये हमारी पातालीय चट्टानें होती हैं। दूसरे नंबर की आती है मध्यवर्ती चट्टानें। तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग जो हमने यहाँ पातालीय भाग पढ़ा है, इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर ये हमारी मध्यवर्ती चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अंदर जो लावा होता है वो जमने में थोड़ा समय कम लेता है या जल्दी जम जाता है। तो इसके अंदर जो रवे पाए जाते हैं वो कम रवे पाए जाते हैं, कम रवेदार ये चट्टानें होती हैं। तो साथियों मध्यवर्ती चट्टानें और पातालीय चट्टानें एक दूसरे के पूरक होते हैं। कोई पातालीय चट्टानें नीचे और मध्यवर्ती चट्टानें ऊपर पाई जाती हैं। तो साथियों ये हमारी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें थी। इसी के साथ अगर हम बात करें बहिर्वेदी चट्टानों की, तो बहिर्वेदी चट्टानें भी हमारी दो रूपों में पाई जाती हैं, अम्लीय और क्षारीय। अम्ल अब क्या होता है? अम्ल जिसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा अधिक हो सिलिकॉन की मात्रा अगर हमारी अधिक है, लगभग 80% सिलिकॉन की मात्रा इसमें पाई जाती है, तो ये हमारी आग्नेय चट्टान होती है। लेकिन इससे पहले एक चीज मैं बता दूं, जो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान होती है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना जा करके वो बाहर फैल जाती है, जिसे हम तल पर कहते हैं। ये तल पर इस तरीके से फैलती भी चली जाती है, इस तरीके से फैलती भी चली जाती है। तो हमें दिखाई देता है कि हमारी जो पृथ्वी के ऊपर कहीं तो पहाड़ आ गए, कहीं समुद्र आ गए, कहीं झील है, कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो ये सब क्या है? जो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें हैं, तो ये पृथ्वी की आंतरिक सतह में न जाकर के पृथ्वी के ऊपरी सतह पर भूपरपटी या भूपटल पर ये फैल जाती हैं और ये अपना स्थान धारण कर लेती है। ये चट्टानें जैसे ही पृथ्वी के ऊपरी भाग पर फैलती है, या यूं कहें कि समुद्र, क्योंकि जल से भी ये इनका कनेक्शन होता है, तो जैसे ही ये समुद्र या पृथ्वी के ऊपरी भाग फैलती है तो वैसे ही ये बहुत जल्दी करके ठंडा भी हो जाती है, जिसके कारण इनके अंदर रवे नहीं पाए जाते हैं। तो ये सिलिकॉन की मात्रा इसके अंदर अधिक होती है, इसलिए इसे अम्ल या अम्लीय आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है, इसके अंदर एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, क्योंकि ये अम्लीय चट्टानें हैं। उसके साथ ही क्षारीय चट्टानें, जिसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा कम होती है लेकिन मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन्हें क्षारीय चट्टानें भी कहा जाता है। तो साथियों ये हमारी आज की ये आज की हमारी आग्नेय चट्टानें थी, जिनको हमने अलग अलग भागों में पढ़ा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं कि आगे अवसादी सेलें किस प्रकार कार्य करती हैं। अब साथियों बात करते हैं अवसादी सेल की। तो अवसादी सेल क्या होती है? इससे पहले मैंने बताया आपको कि जो अवसादी सेल है वो अवसाद से निर्मित होती है। अवसाद, अब ये सर साथियों जो अवसाद होते हैं वो, अगर हम बात करें कि पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले या सबसे ज्यादा या सब कौन सी चट्टानें पाई गई, तो उसमें हम कहेंगे आग्नेय चट्टान।
जब हमें पता है कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम में हमारे सामने आग्नेय चट्टान आई, तो आग्नेय चट्टान या सेल के द्वारा ही हमारे पृथ्वी के ऊपर अवसाद आए होंगे, अवसाद आए होंगे। अब ये अवसाद कैसे आए होंगे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर कुछ हलचलें हुई, जैसे कैसे कह सकते हैं कि भूकंप का आना। भूकंप एक हलचल में आती है। जब हम देखते हैं कि भूकंप आया तो पृथ्वी हिलने लगती है, और पृथ्वी जब हिलती है तो पेड़ पौधे, जीव जंतु या घर मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं, जमींदोज हो जाती है। तो ये भूकंप है, भूस्खलन। अब भूस्खलन कैसे होता है? पहाड़ है, नीचे कुछ हलचलें हुई, नीचे बैठ गए, ये भी भूस्खलन है। जब नीचे बैठेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि ये पहाड़ है, अगर मैं इस चोटी को पहाड़ कह दूं, पहाड़, और नीचे इसके कुछ हलचलें हुई, तो ये ऐसा तो नहीं कि ये पूरा पूरा नीचे आ जाएगा, इसमें से कुछ ना कुछ टूट फूट होएंगी। हम देखते हैं, टीवी पर देखते हैं कि बम विस्फोट हुआ, जैसे डायनामाइट से हम कहीं रास्ता बनाना है तो बम विस्फोट हुआ, तो बम विस्फोट होने के बाद जो पहाड़ होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, तो भूस्खलन हुआ। अन्य प्राकृतिक आपदाएं, अन्य प्राकृतिक आपदाएं जैसे आंधी या तूफान का आना, तो उसमें पेड़ पौधे टूट जाते हैं। तो ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? भूकंप का आना, भूस्खलन होना, प्राकृतिक आपदाएं होना, या इसमें कहें कि ज्वालामुखी विस्फोट होना। तो ये सब क्या है? तो ये सब हमारे अवसादी सेलों के निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। इन्हीं के द्वारा हमारे अवसादी सेलों का निर्माण होता है। क्यों? कि जब इनमें ये सब चीजें क्रियाएं होती हैं तो आग्नेय चट्टानें, जिसमें हम पढ़ते हैं ग्रेनाइट की चट्टानें, ग्रेनाइट की चट्टानें पड़ती हैं, ग्रेबो की चट्टानें, लैकोलिथ, इत्यादि जो चट्टानें होती हैं, ये सब हमारी क्या है? ये हमारी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। तो ये सब चट्टानें क्या है कि टूट करके बिखर जाती है, खंडित हो जाती है, टूट जाती हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। तो ये चट्टानें एक अवसाद का रूप धारण कर लेती हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, पेड़ पौधे टूटते हैं, नीचे गिर जाते हैं, उसके ऊपर से मिट्टी गिर जाती है, कार्बन वाली चट्टानें बन जाती हैं। तो ये सब कहां से? ये सब ग्रेनाइट की चट्टानों के द्वारा, जो हमारी इतनी सारी आपदाएं आई, इसके माध्यम से हमारी अवसादी सेलों का निर्माण होता है। लेकिन साथियों, जब हम अवसादी सेलों के निर्माण को पढ़ते हैं तो अवसादी सेलों को हम अलग अलग भागों में भी बांटते हैं। जैसे कहें अवसादी सेलों का जो हम वर्गीकरण या अवसादी सेलों के बारे में जो हम जानकारी लेते हैं वो दो रूपों में लेते हैं। एक संरचना के आधार पर, और दूसरा हमारा कणों के आधार पर ये पाया जाता है, कणों के आधार पर। अब संरचना के आधार पर कैसे? हमने देखा होगा बालू का में चट्टान है या सेल है, कार्बन युक्त चट्टान है, और जो तीसरी है मर्ण में चट्टान है,
तो ये हमारी संरचना के आधार पर है। तो ये चट्टानें जो बनती है हमारी संरचना के आधार पर है कि जो बालुकामय है या कार्बन युक्त है या मरणमय है, ये हमारी संरचना के आधार पर है। बालू क्या होता है, अब बात करते हैं बालू की। तो बालू क्या होता है? हमने नदी, नहर इत्यादि जगह पर देखा होगा कि हमें कुछ रेत के कण मिलते हैं, या हम रेगिस्तान कभी गए हो, राजस्थान में है, तो वहां हम देखते हैं कि दूर तक है ना मोटा मोटा गर्रा रेत होता है। या हम अपने मकान बनाने के लिए सीमेंट में रेत को मिलाते हैं जिससे हम अब चिनाई कर सकें, प्लास्टर कर सकें। तो वो रेत हमारा कहां से आता है? तो जो आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल, इसके कण टूट जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं और वे नदियों के द्वारा, जल के द्वारा या वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाते हैं। जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो नदियों के द्वारा जो पानी है, पानी आता है, तो इन मोटे मोटे पत्थरों को, मोटे मोटे विशालकाय पत्थरों को अपने साथ बहाता लाता है। तो ये पत्थर जब किसी चट्टान से टकराते हैं तो टूटकर बिखर जाते हैं। तो इसके जो कण हैं वो पानी के साथ बह करके आगे चले जाते हैं। तो इसी के आधार पर हमारी, जैसे कह देते हैं कि बजरी, छोटे छोटे पत्थर जो रेलवे ट्रैक पर आपने देखे होंगे, तो ये हमारा इनका निर्माण हो जाता है। कहां से? नदियों के द्वारा, जल के द्वारा और वायु के द्वारा। हवा चलती है, आंखों में धूल घुस जाती है, तो वो धूल कहां से आती है? ये सब यहीं से आती है। कोई मोटा कंकड़ होता है, कोई बारीक कंकड़ होता है, क्योंकि जो हवा होती है, वायु होती है, जब आंधी के रूप में आती है तो उसकी ताकत कई गुना ज्यादा अधिक होती है। ऐसे ही जल, नदियां, ये सब क्लियर है। उसके बाद कार्बन, कार्बन कहां से मिलते हैं? जैसे मैंने बताया, पेड़ पौधे टूटकर नीचे गिर गए जमीन पर, उसके पत्ते गिर गए जमीन पर गिर जाते हैं और उसके ऊपर जो है मिट्टी इत्यादि जो तत्व होते हैं वो पेड़ों के ऊपर आ जाते हैं। तो ये पेड़ नीचे दबते चले जाते हैं, नीचे दबते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है, इसी से हमारे कार्बन या कोयले का निर्माण होता है। कार्बन या कोयले का निर्माण इसी से हो जाता है। तीसरा आता है मरणमय चट्टान। तो जो बारीक कण होते हैं जो नदियों के द्वारा लाए जाते हैं, बारीक कण जिसे रेत बोल देते हैं, ये जो पानी के साथ क्रिया करके ये बिल्कुल कोमल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पानी इनसे दूर होता है तो ये कठोर हो जाते हैं। इसका भी मैं एग्जांपल देता हूं, तुम्हारा चीका मिट्टी, चीका मिट्टी। तो ये हमारी अवसादी शैली थी। समझ में आया होगा? नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं कणों के आधार पर। इसके अंदर कण भी पाए जाते हैं, तो कणों के आधार पर भी हम अवसादी शैलों को अलग अलग भागों में देख सकते हैं। तो कणों के आधार पर कैसे? जैसे इसे हम बोल देते हैं वायुड चट्टानें, समुद्री चट्टानें, झील चट्टानें, झील में चट्टानें बन जाती हैं, सेल बन जाते हैं। नदी है, चट्टानें। तो ये चट्टानें हमारी कैसे बनती हैं? जैसे वायु चट्टानें, वायु के द्वारा जो कण है एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर लगा देते हैं, या यूं कहिए कि वायु का जो वेग होता है वो बड़ा तीव्र होता है,
और इसमें से जो जो कण वगैरह निकलते हैं, तो ये एक चट्टान का रूप इस तरीके से बना देते हैं। तो ये अधिकतर हमारे, अगर रेगिस्तान में आप गए होंगे तो रेगिस्तान के अंदर ये वायुड़ चट्टानें आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगी। समुद्री चट्टानें नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो अवशेष हैं वो समुद्रों में इकट्ठे हो जाते हैं, और समुद्रों में भी ये एक विशालकाय पहाड़ी के रूप में, एक पर्वत के रूप में, एक चट्टान के रूप में हमें देखने को मिल जाएंगे। झील की चट्टानें समुद्रों से पहले झील भी पड़ती है, तो झील के अंदर भी यही प्रक्रिया होती है। क्योंकि आपने देखा होगा सुंदरवन डेल्टा, तो वहां पर भी ये छोटी छोटी झीलें, छोटे छोटे पहाड़ के रूप में हमें मिल जाती है। जो चट्टानें होती हैं वो वहां मिल जाती हैं, और नदी चट्टानें नदी के अंदर ये कुछ कठोर चट्टानों का निर्माण कर देती है। जैसे आपने नदियों के किनारे बड़ी बड़ी बजरी देखी होगी, कंकर देखे होंगे, तो वही बजरी और कंकर हमारे चट्टानों के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारी अवसादी चट्टानें थी। इसी के साथ हम रूपांतरित चट्टानों को पढ़ते हैं कि रूपांतरित चट्टानें कैसी होती हैं। उसके बाद तो मैं बताऊंगा कि हमारी अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल कौन से हैं, उदाहरण कौन से हैं, आगिनेय चट्टानों के उदाहरण कौन से हैं, क्योंकि इसमें बताता हूं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। रूपांतरित चट्टानें मेटामॉर्फे शब्द से बना है। मेटा प्लस मॉर्फे, ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है रूपांतरित सेलों का। जो मेटा है जिसका अर्थ होता है परिवर्तित होना, जिसका अर्थ होता है परिवर्तित होना या बदलना। अब क्या बदलना? तो साथियों, जो रूपांतरित चट्टानें हैं वो एक बदलावा रूप होती है। किसका? इससे पहले मैंने बताया था आपको आगिनेय चट्टानों का, और दूसरा अवसादी चट्टानों का। अब इन दोनों के माध्यम से ही ये चट्टानें बनती है। जैसे कह सकते हैं कि जो रूपांतरित चट्टानें हैं वो आगिनेय चट्टानों का ही रूप है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, ग्रेनाइट से निस की प्राप्ति होती है। निस एक चट्टान है जो रूपांतरित चट्टानों का एक एग्जांपल है, लेकिन ये हमारा आगिनेय चट्टान का है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, बालू का पत्थर, क्वार्ट्ज इससे मिल जाता है। तो ये क्वार्ट्ज जो होता है वो रूपांतरित सेल होती है। तो साथियों, ये हमारी रूपांतरित सेल है जो हमारी आगिनेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों से ही बनी हुई होती है। अब मैं आपको आगिनेय चट्टानों, अवसादी चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल बताता हूं, लेकिन इससे पहले एक चीज और बता देता हूं। जो रूपांतरित चट्टानें कैसे बनी? ताप से, दबाव से, और ताप, दबाव और घोल से। क्योंकि पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप हुआ, ताप से जो आगिनेय चट्टानें वो पिघल करके रूपांतरित हुई। दबाव पड़ा उन पर, क्योंकि जब चट्टानें पिघलती है, पिघलने के बाद ऊपर से प्रेशर डलता है, और प्रेशर लगने के बाद क्या होता है कि वो जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वो नीचे आती है, तो वो टूट जाती है। तो ये दबाव के आधार पर भी हमारी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होगा। तो साथियों, ये हमारी रूपांतरित सेल थी, लेकिन इसके एग्जाम्पल क्या क्या है मैं बता देता हूं। आगिनेय चट्टानों का रूपांतरण कैसे? एक तरफ मैं आगिनेय चट्टान लिख रहा हूं और दूसरी तरफ रूपांतरित। आगिनेय चट्टानों में हम लिखते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं उससे हमारी निस की चट्टानें बनी, निस। उसके बाद ग्रेवो,
ग्रेवो से हमारी सर्पेंटाइन, और अभ्रक से शिष्ट, और साइनाइड से साइनाइड्स। ये चट्टानें हमारी आग्नेय से रूपांतरित में हुई है। उसी के साथ अगर हम बात करें अवसादी सेल की, तो अवसादी सेल का भी इसी प्रकार से, या परतदार चट्टानों का भी इसी प्रकार से रूपांतरण हुआ। जैसे चूना पत्थर, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। चूना पत्थर से संगमरमर, बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट, सैल से सलेट, और पिट से कोयला। ये हमारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि अवसादी सेलों में ये पिट या दबा हुआ पिटा हुआ जो कार्बन होता है, और जो रूपांतरित सेल में कोयले का निर्माण कर देता है। तो साथियों, ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें हमने आज सेलों के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको याद भी हुआ होगा साथ साथ में। इसके साथ ही आज का जो वीडियो है वो समाप्त होता है। अगला वीडियो फिर हम लेकर के आते हैं एक नए टॉपिक के साथ।